हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, पिछले 3 वीडियो में हमने रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और उसी कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग में आज हम क्वेश्चन नंबर 49 डिस्कस करने जा रहे हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट्स और लॉजिक को समझने के लिए। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से सुनने के बाद, देखने के बाद, सीखने के बाद खुद भी आप इसकी प्रैक्टिस करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। पहला पॉइंट है, सबसे पहले इसमें पूछा गया है, आपसे पूछा है जर्नल एंट्रीज पास करो एट द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एक पार्टनर नया आ रहा है, उस केस में आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है, जिसमें पहला केस है लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय ₹2 लाख। बाय का मतलब उतने से, जितना आपका अमाउंट गिवन है। तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या थी? अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड का मतलब मैंने बताया था आपको कि वैल्यू कम कर रखी है आपने। वैल्यूड यानी वैल्यू हो चुकी, किस पे? कम पर वैल्यू हो चुकी। एक्चुअल में इसकी वैल्यू ज़्यादा है, 2 लाख से इसकी वैल्यू ज़्यादा है। आपने 2 लाख से इसको कम पर रिकॉर्ड कर रखा है। तो इसको एक्चुअल वैल्यू पे लाने के लिए इस कमी को ख़त्म करना पड़ेगा। लैंड एंड बिल्डिंग को 2 लाख से बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके ये वैल्यू इसकी इक्विवेलेंट आएगी एक्चुअल वैल्यू तक। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो 2 लाख रुपए हैं वो लैंड एंड बिल्डिंग के इंक्रीज हो जाएंगे, और जब कोई एसेट्स इंक्रीज होती है तो आपको होगा प्रॉफिट। क्या होगा बेटा? प्रॉफिट। और प्रॉफिट आपको क्रेडिट करना होता है कौन से अकाउंट में? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो पहली एंट्री, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स इंक्रीज हो रही है, तो एंट्री हो जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट किसको कर देंगे बेटा? टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से? बाय लिखा हुआ है, यानी 2 लाख से ही आपने कम पर रिकॉर्ड कर रखा था, उसे 2 लाख से आप बढ़ा दीजिए और आप नरेशन लिख दीजिए बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज। ओके, तो पहला केस था। दूसरा केस, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड में कम पे था, ओवर वैल्यूड यानी ज़्यादा पर वैल्यू कर रखा है, ज़्यादा पर रिकॉर्ड कर रखा है। एक्चुअल में उसकी वैल्यू 20% से कम है, यानी ये बुक वैल्यू 60,000 100% के इक्वल नहीं है। कल मैंने बताया था ओवर वैल्यूएशन के केस में एक्चुअल वैल्यू निकालने का फॉर्मूला, एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ मैं। ओवर वैल्यूएशन जब होता है तो एक्चुअल वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ये रहा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, चाहे लाइबिलिटीज़ हो चाहे एसेट्स हो, उसकी एक्चुअल वैल्यू निकलेगी बुक वैल्यू अपॉन 100 प्लस रेट into 100। if any assets is overvalued, यानी it was recorded at higher in comparison to actual, ये पहले से ज़्यादा पर रिकॉर्ड कर रखी थी, तो we have to record assets at their actual value for that assets to be decreased and it will be revaluation loss, क्योंकि assets कम होंगी तो obviously loss होगा। and it will be calculated, actual value will be calculated by using this formula, that is actual value equal to book value upon 100 plus rate into 100। तो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले को यूज करके हम स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे। स्टॉक ओवर वैल्यूड था 20% से, यानी ज़्यादा पर रिकॉर्ड था 20% से, 120 पे रिकॉर्ड था। अब इसको 100% पे लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसकी जो कैलकुलेशन है एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्टॉक, पहले तो आप इसको
एंट्री कर दीजिए। स्टॉक ओवर वैल्यूड मीन्स लॉस, और लॉस विल बी डेबिटेड। तो जितने भी डेबिट के लॉस होते हैं, जितने भी रिवैल्यूएशन के लॉस होते हैं, रिवैल्यूएशन में डेबिट कर दिए जाते हैं। तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। अभी लॉस कितना हुआ, लॉस की कैलकुलेशन के लिए हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्टॉक, ये निकलेगा आपका फॉर्मूले से बुक वैल्यू अपॉन 100 प्लस ओवर वैल्यूएशन का केस है तो रेट ऐड हो जाती है नीचे, रेट इनटू 100। तो एक्चुअल वैल्यू आप निकाल लोगे, इसकी बुक वैल्यू है 60,000, तो 60,000 आप ऊपर लिखेंगे। 100 प्लस रेट इज 20%, तो 20 ऐड कर दिया आपने और 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी 60,000 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हो जाएंगे 50,000। यानी इसकी एक्चुअल वैल्यू 50,000 है और आपने इसको रिकॉर्ड किस पे कर रखा था, 50,000 था एक्चुअल वैल्यू, इट वाज रिकॉर्डेड एट 60,000 wrongly, so it will be reduced up to 50,000। इसको 50,000 तक कम करना है तो 10,000 आप कम कर देंगे, 60,000 को 10,000 से कम कर देंगे तो ये 50,000 पे रिकॉर्ड हो जाएगी और ये 10,000 का आपको लॉस हो जाएगा। स्टॉक आपका एक्चुअल में 50,000 का था और आपने उसको रिकॉर्ड ज़्यादा पे कर रखा था, कितने पे, 60,000 पे। तो 10,000 से स्टॉक कम होने के बाद आपको लॉस हो गया और नरेशन लिख देंगे बीइंग स्टॉक डिक्रीज। ओके, सो इट वाज द वर्किंग नोट। ये आप ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे बनाएं, आप वर्किंग नोट रफली भी कर सकते हैं या फिर पीछे अपने एडिशनल पार्ट के रूप में भी इसको कर सकते हैं। ये केवल समझाने के पर्पज़ के लिए था। ओके, अब थर्ड पॉइंट देखिए। थर्ड पॉइंट क्या है आपका, प्रोविजन टू बी मेड फॉर कंपेंसेशन ऑफ ₹20,000 टू एन एक्स एम्प्लॉय। दोबारा से पढ़ते हैं कि प्रोविज़न बनाना है, टू बी बनाना होगा, किसके लिए, फॉर कंपेंसेशन ₹20,000 किसी को देने के लिए, नुकसान की क्षतिपूर्ति करने के लिए आपको प्रोविज़न बनाना होगा टू एन एक्स एम्प्लॉय। एक एक्स एम्प्लॉय था, उसको आप कंपेंसेट करेंगे 20,000 रुपये का। ऑब्वियसली इट विल बी लॉस एंड दिस लॉस विल बी डेबिटेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंड आपने एक प्रोविज़न बनाया, प्रोविज़न इज ए लाइबिलिटी और लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। लाइबिलिटी क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज हो रही है तो आप उसे क्रेडिट करते हैं, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे रिवैल्यूएशन का लॉस होगा क्योंकि आपको पे करना पड़ेगा। और जब भी लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है। और ये आपका प्रोविज़न है तो प्रोविज़न को क्रेडिट कर दीजिए क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज हो गई टू प्रोविज़न फॉर कंपेंसेशन। और ये अमाउंट आपको 20,000 रुपये का पे करना होगा, 20,000 का पे करना होगा। बीइंग प्रोविज़न मेड। ओके, इट वाज द पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4, सन्ड्री डेटर्स अपीयर्ड यानी जो लिख रखे हैं आपने, जो दिखाए हुए हैं। अपीयर्ड यानी बुक वैल्यू। अपीयर्ड इन द बुक्स एट ₹1,50,000। आपने कितने पे रिकॉर्ड कर रखा है, 1.5 लाख पर।
दे आर एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस नॉट मोर देन 1,30,000, और ये अंदाज़ा लगाया गया कि उनसे केवल 1,30,000 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, 1,30,000 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो ऑब्वियसली 20,000 रुपये का आपको लॉस हो जाएगा, और लॉस किस में डेबिट करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। लेकिन ये एस्टिमेशन है बेटा, ये डूबा नहीं है, इट इज़ नॉट बैड डेट्स, ये आपने एक अंदाज़ा लगाया है, और इसके लिए आप एक प्रोविज़न बनाएंगे जिससे बोलते हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल। ये पैसा भी डाउटफुल है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। सो एक नया प्रोविज़न फिर से आपको बनाना है, और प्रोविज़न बनाने के लिए रिवैल्यूएशन का अकाउंट आपको डेबिट करना पड़ेगा बीइंग ए लॉस। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, ये पैसा आपका अभी डूबा नहीं है, डूबने की संभावना है, डूबने की संभावना है तो डाउटफुल में आ जाएगा। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, और ये डाउटफुल डेट्स आपका कितना होगा, 1.5 लाख से 1,30,000 यानी 20,000 की संभावना है डूबने की। तो ये एंट्री भी कितने से हो जाएगी बेटा, 20,000 रुपये से, और नरेशन हो जाएगा आपका बीइंग प्रोविज़न मेड। ओके, एक दूसरा प्रोविज़न किसके लिए बनाया आपने, डाउटफुल डेट्स के लिए। ये पॉइंट 4 था। अब हम पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। क्रेडिटर्स इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ ₹10,000 रिसीव्ड एज कमीशन। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, अच्छे से सुने, देखें इसको अच्छे से। क्रेडिटर में शामिल हैं 10,000 रुपये जो आपको किसके मिले थे, कमीशन के मिले थे, यानी ये इनकम के थे और उसको आपने लाइबिलिटी मान लिया था। किसके थे बेटा, ये इनकम के थे और उसको आपने लाइबिलिटी मान लिया था। एक्चुअल में ये लाइबिलिटी नहीं है, ये आपका ही पैसा था जो आपको मिल गया, ये आपका ही पैसा था जो आपको मिल गया। तो स्टूडेंट्स, ये लाइबिलिटी आपने जो बढ़ा रखी है उसे आप कम करेंगे 10,000 रुपये से। तो यहाँ पे लाइबिलिटी कम होने का मतलब आपको क्या होगा, प्रॉफिट। लाइबिलिटी डिक्रीजिंग तो आपको प्रॉफिट होता है। तो एंट्री आपकी बन जाएगी क्रेडिटर्स, क्योंकि इसको घटाना पड़ेगा, गलती से शामिल कर दिया आपने, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और ये अमाउंट आपका आ जाएगा 10,000। नरेशन लिख देंगे बीइंग क्रेडिटर्स डिक्रीज्ड। केस नंबर 5 था। अब हम केस नंबर 6 देखते हैं। चलिए, केस नंबर 6। ए बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹40,000 विच वाज प्रीवियसली डिस्काउंटेड। एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो 40,000 का था, जिसको हमने पहले डिस्काउंट करवा लिया था बैंक से, वाज डिसऑनर्ड। अब वो डिसऑनर हो गया। आपने तो पैसा ले लिया बैंक से, अब बैंक वो पैसा आपसे रिकवर करेगा, और आप वो पैसा किससे रिकवर करेंगे, जिसने आपको BR इशू किया था, यानी आपके डेटर से। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके लिए दो पार्टी हो गई, यू बिकम मीडिएटर्स बिटवीन डेटर्स एंड बैंक। बैंक आपके लिए क्रेडिटर और ये आपका डेटर तो है ही, इंक्रीज हो रहा है। तो एंट्री क्या बन जाएगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसकी एंट्री हम पास कर देंगे क्योंकि एंट्री इसके पास नहीं कर रखी थी हमने। तो एंट्री नंबर 6, ये पैसा आप किससे लोगे, डेटर से। तो एंट्री हो जाएगी डेटर्स अकाउंट डेबिट, और दोगे किसको, बैंक को। तो टू बैंक अकाउंट, और नरेशन हो जाएगा आपका बीइंग BR
डिसऑनर्ड, डिस्काउंटेड अर्लियर। और ये आपका BR था 40,000 रुपये का। तो 40,000 ये आपको मिलेंगे किससे? डेटर से। और आपने किसको दे दिए? ये बैंक को। तो एंट्री हो गई डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगली एंट्री, अगला ट्रांजैक्शन है आपका वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी रिड्यूस टू का मतलब बताया था तक, रिड्यूस टू ₹120, 1 लाख तक घटानी है। जो बुक वैल्यू 2 लाख थी उसको 1,20,000 तक, 1,20,000 तक घटाना है। तो यहाँ पे आपको 80,000 रुपये वैल्यू डिक्रीज करनी होगी। और जब किसी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो आपको लॉस होगा। तो एंट्री हो जाएगी आपकी, जितने भी लॉस होते हैं रीवैल्यूएशन पे, वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर दिए जाएंगे। और आपकी एसेट्स की वैल्यू गिर रही है तो असेट्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा, तो टू मशीनरी अकाउंट। और ये 80,000 से वैल्यू कम हो रही है क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर बोला हुआ है टू रिड्यूस टू ₹120। तो यहाँ पे 1,20,000 तक घट गई, तो 80,000 रुपये से घटा देंगे तो 1,20,000 तक घट जाएगी। तो बीइंग मशीनरी रिड्यूस्ड। ओके, पॉइंट नंबर 8, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज्ड बाय इतने से 1,20,000 से वैल्यू घट गई। 1,20,000 से वैल्यू घट गई यानी आपको लॉस कितना हो गया? 1,20,000 का। तो यहाँ पे 1,20,000 का लॉस हो गया, तो इसको भी आप किस में डेबिट करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे और क्रेडिट कर देंगे आप मशीनरी अकाउंट को 1,20,000 रुपये से। नरेशन लिख देंगे बीइंग मशीनरी डिक्रीज। लास्ट पॉइंट, इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट, एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंट टू ₹8,000 हैव बीन पेड बाय पार्टनर्स। इसको समझ, रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस को समझने के लिए सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट कर लेते हैं इसका। अकाउंटिंग ऑफ revaluation expenses, accounting of revaluation expenses. Students, first of all, what do you mean by revaluation expenses? So obviously expenses which are paid at the time of revaluation of assets and liabilities. ओके, तो जो खर्चे आपको पे करने पड़ेंगे या पे करे हैं आपने रिवैल्यूएशन के ऊपर, वो खर्चे आपके रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस माने जाते हैं। अब रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पेमेंट करने की लायबिलिटी किसकी है? जनरली these expenses
आर द लायबिलिटी ऑफ फर्म। ये वैसे तो किसके खर्चे माने गए हैं? फर्म के खर्चे, क्योंकि फर्म की लायबिलिटी है। रिवैल्यूएशन किसके सेट्स का हो रहा है? फर्म के सेट्स का, तो इट विल बी लायबिलिटी ऑफ फर्म। अब इसमें दो केस बन सकते हैं। पहला केस, इफ दीज एक्सपेंसेज आर पेड बाय फर्म इटसेल्फ। तो यहाँ पे फर्म के खर्चे फर्म ने पे किए, फर्म के खर्चे फर्म ने पे किए, तो इन खर्चों को एक्सपेंसेस के रूप में डेबिट कर दिया जाएगा। और ये खर्चे किस अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और पेमेंट हो रहा है फर्म से, तो फर्म का कैश कम हो रहा है, तो एंट्री हो जाएगी टू बैंक अकाउंट। और नरेशन हो जाएगा बीइंग रीवैल्यू एक्सपेंसेज पेड। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये खर्चे फर्म के बिहाफ पे, लायबिलिटी फर्म की थी, फर्म के बिहाफ पे पार्टनर अपनी जेब से पे कर देता है। इफ दीज एक्सपेंसेज आर पेड बाय पार्टनर on behalf of the firm, behalf of the firm। अब यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, आप खर्चे किसने पे किए? एक्सपेंसेस किसने पे किए? पार्टनर ने। क्या फर्म का कैश गया? नहीं। खर्चा तो अभी भी किसका है? फर्म का ही है। तो खर्चा है तो खर्चा डेबिट हो जाएगा किस अकाउंट में बेटा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। लेकिन ये खर्चा फर्म ने पे नहीं किया, ये खर्चा पार्टनर ने पे किया है। और एज पर रूल ऑफ अकाउंटिंग पार्टनर फर्म को कैश दे रहा है, पार्टनर इज गिवर फॉर फर्म। तो यहाँ पे उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो टू एंट्री हो जाएगी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और नरेशन लिख देंगे बीइंग रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेज पेड बाय पार्टनर ऑन फर्म्स बिहाफ। तो जब खर्चे फर्म खुद पे करें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जब खर्चे कोई पार्टनर पे कर दे फर्म के बिहाफ पे तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके। तो यहाँ पे केस नंबर जो 9 है आपका, वो है कि एक्सपेंसेज ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंट ₹8,000 हैव बीन पेड बाय पार्टनर। यानी खर्चों की लायबिलिटी पार्टनर ने पे कर दी। लायबिलिटी किसकी थी? फर्म की। और पेड किसने कर दी? पार्टनर ने। तो एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और उस पार्टनर का नाम था एक्स। तो यहाँ पे जो एंट्री बन जाएगी वो होगी आपकी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। और ये खर्चे 8,000 रुपये थे जो एक्स ने पे किए फर्म के बिहाफ पे। तो नरेशन हो जाएगा बीइंग रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेज पेड बाय एक्स। ओके, it will be narration of this entry and
इट इज़ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको एंट्रीज पास करनी थी। 9 केस आपको गिवन है अलग अलग, जिसमें एक कॉन्सेप्ट भी बीच में हमने समझा, अकाउंटिंग ऑफ रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेज। तो इसको आप अलग से नोट्स इसका बनाएं आप। ओके, ठीक है बेटा, आज के लिए सफिशिएंट है ये। थैंक यू सो मच।